गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 30 अप्रैल के करंट अफेयर को। और मैं हूं आपकी अपनी नंदिनी सिंह। सबसे पहले हम अपने मॉर्निंग के थॉट के बारे में बात करेंगे, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, वर्तमान चाहे कितना भी अंधकारमय हो, कोशिश करेंगे तो कुछ शानदार सामने आएगा। यानी जो वर्तमान है, आपका प्रेजेंट है, अंधकारमय हो गया है। कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है, लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आती रहती हैं जो हमारे लिए बिल्कुल आगे का रास्ता बंद कर देती हैं। लेकिन अपनी कोशिशें हमें जारी रखनी है। अगर हम कोशिशें करते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे आगे बढ़ते रहने की, तो निश्चित ही जो अंधकार, जो तिमिर छा गया है, अंधकार छा गया है हमारे जीवन में, वो हटेगा और सूरज की रोशनी, वो प्रकाश सामने आएगा, जिसको हम आशा की किरण कह सकते हैं। तो उस आशा की किरण के साथ ही हम सफलता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसी विचार के साथ में आप निश्चित रूप से सफल होंगे। कोशिश करते रहिए, अंधकारों से और अपनी हताशाओं से लड़िए, जीतने की कोशिश करिए और जरूर एक दिन आप जीत जाएंगे। इसी विचारधारा के साथ में आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जैज डे। जैसा कि आप देख रहे हैं, डायग्राम में भी आपको दिख रहा है, ये सैक्सोफोन है और एक तरीके का एक म्यूजिकल सिस्टम है, एक म्यूजिक सिस्टम है जो स्पेशली हमें अमेरिका में और दक्षिणी अफ्रीका में देखने को मिलता है। तो इसको हम बोलते हैं जैज डे के रूप में। इस विधा को सेलिब्रेट करते हैं, यानी म्यूजिक की जो ये विधा है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए हम इंटरनेशनल जैज डे मनाते हैं। कब? 30 अप्रैल को। और इसके लिए जो यूनेस्को है, यानी संयुक्त राष्ट्र का जो एजुकेशनल, साइंस और जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 30 अप्रैल 2011 को अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। और उसके बाद से ही हर साल हम अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस, इंटरनेशनल डे मना रहे हैं। एक तरीके से वेस्टर्न सिविलाइजेशन को प्रमोट करती हुई ये एक म्यूजिकल विधा है, जिसकी स्टार्टिंग हुई थी 19th से मिड जो 20th सेंचुरी थी, उसके टाइम पीरियड में ये पूरी दुनिया में उभर कर सामने आई थी। और स्पेशली अमेरिका में और दक्षिणी अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत दिवस के बारे में। आयुष्मान जो योजना है भारत सरकार की, उसके बारे में हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा, रेडियो में देखा होगा, नहीं तो पोस्टर तो आपको दिख ही जाते हैं हर जगह। तो देखते हैं क्या है ये। तो देखिए, 30 अप्रैल को ही आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है पूरे भारत में, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को आम जनता तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच को बढ़ाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा आबादी को जो हेल्थ केयर है वो अच्छे से मिल सके, इसके लिए इस योजना को प्रारंभ करा था, जिसका नाम रखा गया था आयुष्मान भारत योजना। और इसी योजना के तहत, यानी आयुष्मान भारत योजना के तहत ही एक एक नई योजना इसके अंतर्गत चलाई गई थी, जिसका नाम रखा गया था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीएम जय। ठीक है ना। जे फॉर जन, ए फॉर आरोग्य, वाई फॉर योजना, यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चलाई गई थी। आयुष्मान भारत योजना के तहत ही कब स्टार्ट करा गया था इसे, या कब लॉन्च करा गया था? तो 2018 में इसको लॉन्च करा गया था, जिसका मोटिव ही ये था कि जो भी ऐसे ऐसे लोग हैं या ऐसे परिवार हैं जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत वीक है, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान किया जाए। इसमें स्पेशली बीपीएल कार्ड धारकों को, यानी जो बिलो पॉवर्टी लाइन से रिलेट करते हैं, उन लोगों के लिए ये योजना चलाई गई थी। और इसमें ये कहा गया था कि ऐसे लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक का जो मेडिकल फैसिलिटी है, वो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करवाएगी। और साथ में मैं आपको बता दूं कि भारत में लगभग 10.74 करोड़ से अधिक जो कमजोर लोग हैं, यानी इकोनॉमिकल जो वीक लोग हैं, उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा देने की बात करी गई थी। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो पीएम जय यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये भारत की टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें जो 40% लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन के तहत आते हैं, उनको कवर करने का काम करती है। यानी इस स्कीम के तहत उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड कराने का काम करती है।
देखिए, अब हम बात कर रहे हैं एलआईसी के बारे में। तो एलआईसी के अध्यक्ष के रूप में जून 2024 तक के लिए नियुक्त किया गया है सिद्धार्थ मोहंती को। और इसके लिए नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है उसकी जो कैबिनेट थी, यानी इनकी नियुक्ति के लिए नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति बनी थी। और उस समिति ने ये डिसाइड किया कि सिद्धार्थ मोहंती को भारतीय जीवन बीमा निगम का अध्यक्ष बनाया जाएगा जून 2024 तक के लिए। सिद्धार्थ मोहंती जी के करियर के बारे में बात करूं तो इन्होंने मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज में, इन्वेस्टमेंट में और जो कानूनी फैकल्टी है, कानूनी क्षेत्र में भी अपने करियर को आजमाया है या उसका उनको नॉलेज है। अब हम जान लेते हैं जो भारतीय जीवन बीमा निगम है उसके बारे में। तो देखो, सबसे पहले तो इसकी स्थापना के बारे में बात करेंगे। तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, है ना। और एक अधिनियम पारित किया गया था इंडियन पार्लियामेंट में। वो अधिनियम क्या था? भारतीय जीवन बीमा अधिनियम। इस अधिनियम के तहत ही इसकी स्थापना करी गई थी 1956 में। और इसका मुख्यालय हमें मुंबई में देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि बीमा के क्षेत्र में भारत सरकार की, भारत की तरफ की सबसे बड़ी एक निवेशक यानी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जो स्पेशली अपनी पॉलिसीज के लिए जानी जाती है, जो स्पेशली कस्टमर के या जो लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं ये। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अमेरिकी नागरिक हैं जिनका नाम है नीली बेंदापुरी। इनको अमेरिका के अंदर जो हायर एजुकेशन है उसमें काम करने के लिए, उनके विशेष योगदान के लिए इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 दिया गया है। इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 दिया गया है नीली बेंदापुरी को। और मैं आपको बता दूं कि नीली बेंदापुरी पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो पुरस्कार है ये ऐसे व्यक्तियों को या ऐसे संगठन को दिया जाता है जो अमेरिका की जो विरासत है, जो सांस्कृतिक कल्चर है, जो विरासत है, उसको आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से काम करते हैं। देखिए, जो नीली बेंदापुरी है ऐसी फर्स्ट ब्लैक वुमेन है, यानी अश्वेत महिला है, जो पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रही हैं। अब हम बात कर रहे हैं आईआईटी बॉम्बे के बारे में, जिन्होंने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की सोलर डेकाथलॉन जो कंपटीशन हुआ था, जो अमेरिका में हुआ था, उसमें इन्होंने सेकंड पोजीशन प्राप्त करी है। और इस टीम का नाम क्या है? शून्या। स्पेशली हम सबको अच्छे से पता है कि जो मुंबई है उसका क्लाइमेट गर्म है और वहाँ की जलवायु कैसा, वहाँ की जो जलवायु है गर्म है और आर्द्र है ना। तो इसके लिए इन्होंने अभिनव शून्य ऊर्जा घर का निर्माण किया था। अभिनव शून्य ऊर्जा घर का निर्माण किया था, जिससे कि जो एयर क्वालिटी है उसका समाधान किया जा सके, वायु प्रदूषण से संबंधित जो समस्याएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस घर का निर्माण किया गया है। और साथ ही जो एनर्जी है वो भी कम से कम इस्तेमाल करी जाए, पानी की बचत करी जाए और एनर्जी का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने घर बनाया जिसका नाम रखा अभिनव शून्य ऊर्जा घर। तो इसी इसी के लिए इनको सेकंड पोजीशन मिला है। किसको? आईआईटी बॉम्बे की जो शून्य टीम थी उसको। अच्छा, अभिनव जीरो एनर्जी हाउस के बारे में बात करें तो ये स्पेशली इस तरीके से बनाया गया है जिसमें हम पानी को बचा सकते हैं, पानी का पुनर्चक्रण कर सकते हैं। और साथ ही आप देख रहे हैं सोलर पैनल भी लगा है, यानी सूर्य की रोशनी से ऊर्जा बनाई जाएगी, ऊर्जा की खपत कम होगी। और साथ में ही मैं आपको बता दूं कि आईआईटी बॉम्बे के 16 से अधिक डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर्स, जो आर्किटेक्चर्स थे और जो टेक्निकल फील्ड से रिलेट करते थे, मैनेजमेंट फील्ड से रिलेट करते थे, ऐसे लोगों की 50 से अधिक छात्रों की एक टीम बनाई गई थी। और वो 50 छात्र अमेरिका गए थे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इसमें आप देखेंगे तो इसमें एक सिस्टम लगाया गया है जिसका नाम रखा गया है ऑटोमेशन सिस्टम, है ना। जो ऑटोमेशन सिस्टम के द्वारा 14 किलोवाट का जो सोलर पीवी प्लांट भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, यानी ऑटोमेशन सिस्टम के साथ में 14 किलोवाट का सोलर पीवी प्लांट भी देखने को मिलेगा, जिससे एनर्जी भी प्राकृतिक तरीके से मिल सके। और ऑटोमेशन सिस्टम के साथ यहाँ पर जो जल का संचयन है, पुनर्चक्रण है,
वो भी किया जा सके और लगभग 80% पानी की खपत इस तरीके के घर में कम होती है, ऐसा बताया गया है अभिनव जीरो एनर्जी हाउस के द्वारा। देखिए अब हम बात कर रहे हैं रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के बारे में। रिलायंस की एक बीमा कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस जनरल। ठीक है, इसने अपने ग्राहकों के लिए प्रीमियर भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ई-रुपए चलाया गया था जिसका नाम रखा गया था सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसको स्वीकार करने वाली प्रीमियर के रूप में भारत की पहली सामान्य बीमा कंपनी बन गई है और इसके लिए इसने टाई अप करा है यस बैंक के साथ में, जिससे कि डिजिटली मोड पर क्या हो सके, ई रुपए प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर को लिया जा सके। ई रुपए क्या है, तो एक तरीके से डिजिटली टोकन है जो इक्विवेलेंट है बैंक नोट के बराबर, है ना, और इसको आरबीआई के द्वारा इस करेंसी को मतलब आरबीआई के द्वारा इस करेंसी को मान्यता प्राप्त है। देखिए हम बात कर रहे हैं पीएम मोदी के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि 17 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच में सौराष्ट्र तमिल संगमम नाम का एक समारोह आयोजित किया गया था, जिसका जब समापन अवसर था उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित भी किया इस समारोह को और साथ में ही इन्होंने इस अवसर पर सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन भी किया जो श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा प्रकाशित करी गई थी। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा प्रकाशित करी गई थी और मैं आपको बता दूं कि 10 दिन तक ये जो तमिल संगमम ये जो समारोह चला था, इसमें 3000 से अधिक लोग शामिल हुए थे जो एक स्पेशल ट्रेन के द्वारा इस स्थान पर पहुंचे थे। यहाँ पर कवियों के द्वारा जो रचनाएं थी और जो सांस्कृतिक यानी जो कल्चरल एक इवेंट के रूप में, कल्चरल रिकनेक्शन के रूप में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था। देखिए अब हम बात कर रहे हैं दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण हुआ है। दुबई की एयरलाइन अमीरात ने ऐसा करा है। अब ये क्या है, तो एक तरीके का रोबोट है जिसका नाम है सारा, जो चेक इन में हेल्प करेगी और दुनिया का ऐसा पहला रोबोट होगा जो चेक इन में हेल्प करने के लिए बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है सारा। अच्छा, इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी इनबिल्ट करी गई है जिसके माध्यम से ये फेशियल रिकॉग्नाइज कर सकती है, यानी फेस को, चेहरे को पहचान सकती है, जैसा कि पासपोर्ट में चेहरा है उसको स्कैन कर सकती है। साथ में ही जो पैसेंजर है उनको अपना बैगेज किस एरिया में लेकर जाना है इसके लिए भी गाइड कर सकती है और साथ ही ये अपनी जरूरतमंदों के लिए पूरी सहायता कर सकती है और एक जगह से दूसरी जगह पर भी ले जाना इसको बहुत आसान है, यानी पोर्टेबल तरीके से काम कर सकती है। पोर्टेबल भी है और मूवेबल भी है। अब हम बात कर रहे हैं अपनी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के बारे में, जिन्होंने एक पुस्तक का विमोचन करा है जिसका नाम है रिफ्लेक्शंस। अच्छा, रिफ्लेक्शंस नामक ये जो बुक है ये किसने लिखा है, तो इस बुक को लिखा है नारायणन बाघुल ने। और नारायणन बाघुल कौन है, तो ये एक बैंकिंग कर्मचारी थे जिन्होंने इस बुक को लिखी है, रिफ्लेक्शन बुक को लिखी है, जिसका विमोचन किया गया है मुंबई में। और साथ में मैं आपको बता दूं तो कि इसमें जो नारायणन बाघुल है इन्होंने अपने करियर से रिलेटेड जो घटनाएं हुई थी इनके पूरे करियर टाइम में, उन घटनाओं को बहुत ही नाटकीय और एक हंसमुख तरीके से, एक विनोदी तरीके से प्रस्तुत करा है। और साथ में ही इन्होंने बैंकिंग, भारत की बैंकिंग को भीष्म पितामह से तुलना करी है और ये बोला है कि उनके जीवन की यात्रा में निस्वार्थ सेवा, राष्ट्र निर्माण, सलाह और महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रतीक रहा है बैंक। यानी बैंक ने पूरे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ाने का काम किया है, राष्ट्र के निर्माण का काम करा है और जो वुमेन्स है उनके एम्पावरमेंट का काम करा गया है। अच्छा, कल के ही सेशन में मैंने आपको बताया था कि हमारे देश के जो साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं और वो 6 दिन के लिए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पर गए हैं अपनी एक पूरी टीम के साथ में। तो यहाँ पर जब ये गए तो यूके में एक परियोजना चलाई जा रही है जिसका नाम है ISIS परियोजना, है ना। तो अब इसमें इंडिया भी सहयोग करेगा और इसका पूरा नाम रखा गया है यूके इंडिया ISIS परियोजना। इसके लिए जो भी रिसर्च का काम होगा या इसके लिए जिस भी तरीके की जरूरत पड़ेगी उसमें इंडिया भी हिस्सा ले रहा है।
अच्छा, ये जो रिसर्च का काम किया जाएगा ये ब्रिटेन की रदरफोर्ड एपल्टन लेबोरेटरी है, उसके हेल्प से करा जाएगा। और इस लेबोरेटरी में अंडरटेकिंग न्यूट्रॉन स्कैटरिंग स्टडीज करी जाएंगी और अपने तरीके का एक मेजर रिसर्च सेंटर है ये, और अपने तरीके का प्रमुख या पहला रिसर्च हम कह सकते हैं जो न्यूट्रॉन स्कैटरिंग यानी न्यूट्रॉन के प्रकीर्णन के ऊपर अध्ययन कर रहा है। इसके सेकंड फेज की भी बात करी गई है जो 2023 से 2028 के बीच में करा जाएगा, और इसका एक प्रपोजल अभी दिया गया है, बट कैसे होगा, किस तरीके से लॉन्च किया जाएगा, कौन से काम किए जाएंगे, ये अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है, बट इसके 5 कंपोनेंट डिसाइड किए गए हैं। On 26 April, the German Air Force intercepted 3 Russian military aircraft flying over the Baltic Sea. यानी बाल्टिक सी का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र है वहां पर रसिया के 3 सैन्य विमान उड़ रहे थे जिसको जर्मनी वायुसेना के द्वारा रोक दिया गया है। अच्छा, रसिया के 2 विमान सैन्य विमान जिसका नाम है Su-27 फ्लैंकर्स और दूसरा है इल्यूशिन 20 बिना ट्रांसपोर्टर सिग्नल दिए उड़ान भर रहे थे, जिसकी वजह से जर्मन वायुसेना के द्वारा रोक दिया गया है इन्हें। जब भी हम किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रवेश करते हैं, अपने देश के विमान को प्रवेश कराना चाहते हैं, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टर सिग्नल दिया जाता है, बट बिना सिग्नल दिए ही ये जो सैन्य विमान थे ये उड़ान भर रहे थे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो बाल्टिक क्षेत्र है, जो बाल्टिक सागर है, वहां पर नाटो के द्वारा बाल्टिक एयर पुलिसिंग मिशन किया जाता है, और इस बार की इस मंथ की जो बाल्टिक एयर पुलिसिंग मिशन की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ब्रिटेन को दी गई है। और ये ब्रिटेन को किसने दिया है, तो जर्मनी ने सौंपा है। अब हम बाल्टिक सागर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अंटार्कटिक महासागर को देख रहे हैं आप, अंटार्कटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर का ही एक भाग है बाल्टिक सागर। और जैसा कि आपको मैं बता दूं कि इसके चारों तरफ, बाल्टिक सागर के चारों तरफ आप देशों की एक श्रृंखला देख सकते हैं, और बिल्कुल बीच में है बाल्टिक सागर, है ना। कौन कौन से देश हैं देख रहे हैं हमें, तो हमें जर्मनी दिख रहा है, फिनलैंड दिख रहा है, डेनमार्क दिख रहा है, पोलैंड, रसिया, स्वीडन दिख रहा है। तो इस तरीके से ये जो सागर है वो एक तरीके से अंतर्देशीय व्यापार का काम करता है। अंतर्देशीय एक समुद्र कहा जाएगा क्योंकि चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ है ना। और इसकी वजह से व्यापार का भी काम होता है, ट्रांसपोर्ट का भी यहाँ से काम होता है, और सभी देशों को कनेक्ट करने का भी काम करता है। और यहीं पर चलाया जाता है नाटो के द्वारा जो बाल्टिक मिशन है वो चलाया जाता है, यानी इस एरिया की देखरेख के लिए। इसकी गहराई के बारे में बात करें तो इसकी गहराई है 1506 फीट। और एक तरीके से मैं बात करूं तो स्पेशली ये हेलसिंकी कन्वेंशन का भी हिस्सा है, यानी हेलसिंकी कन्वेंशन जो स्पेशली समुद्री पर्यावरण के संरक्षण से रिलेट करती है, उसमें शामिल है बाल्टिक सागर वाला पर्टिकुलर क्षेत्र। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बाजरा के बारे में। जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि 2023 का जो वर्ष है उसको बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। तो इसी के लिए 28 अप्रैल को नई दिल्ली में जो दिल्ली हाट है वहां पर हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा बाजरा अनुभव केंद्र का निर्माण किया गया। बाजरा अनुभव केंद्र मतलब मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर, या एक तरीके का ग्लोबल हब है जिसकी स्थापना करी गई है दिल्ली हाट में। अच्छा, अब बाजरा अनुभव केंद्र के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना करी गई है कृषि मंत्रालय के सहयोग से नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, जिसको हम नेफेड भी कहते हैं। स्पेशली जो श्री अन्न है, यानी जो मोटे अनाज है, उससे हमारे स्वास्थ्य को किस तरीके से लाभ पहुंचता है उसके बारे में लोगों के एक्सपीरियंस को साझा करने के लिए, लोगों को इसके लाभों के बारे में बताने के लिए, लोगों को इसके पौष्टिकता के बारे में बताने के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए कि आम जनता ज्यादा से ज्यादा मोटे अनाजों का और बाजरे का प्रयोग करे, इसके लिए बाजार अनुभव केंद्र यानी कि मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर का एक ग्लोबल हब के रूप में स्थापना करी गई है। बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के बारे में बात करें तो भारत ने इस बाजरा वर्ष को मनाने के लिए अनुमोदित करा था, जिसको स्वीकार कर लिया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मार्च 2021 में, और इसको अपना लिया गया था। और ये बोला गया था कि 2023 को हम अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करेंगे।
और भारत का समर्थन देने वाले कम से कम 72 देश थे। और इसके लिए भारत का जो नीति आयोग है 2021 में ही समझौता हो गया था संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ में। अच्छा, इसका जो लाभ है वो किसको मिलेगा? तो इसका लाभ उन भारत के उन किसानों को मिलेगा जो मोटे अनाजों का उत्पादन करते हैं। उन छोटे किसानों को मिलेगा जो मोटे अनाजों का उत्पादन करते हैं, जिससे कि उनकी जीविका और उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी होगी। और साथ ही जो हमारे स्वास्थ्य के लाभ है वो भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट थे डॉक्टर एन गोपालकृष्णन। इनका 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था केरला के एर्नाकुलम जिले के कोच्चि शहर में। इनके क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने एमएससी करी थी और साथ में एमए करा था, पीएचडी भी थे ये, और साथ में इनको डॉक्टर ऑफ लिटरेचर भी इन्होंने करा था, डीलिट भी करा हुआ था। अच्छा, इनके करियर के बारे में बात करें तो इन्होंने 25 वर्षों तक पद संभाला था सीएसआईआर भारत सरकार में वरिष्ठ वैज्ञानिक के तौर पर। और इनकी नियुक्ति हुई थी 1982 में। और साथ में ही विजिटिंग साइंटिस्ट भी थे अल्बर्टा विश्वविद्यालय जो कनाडा में है उसके। और इनका बहुत सारा योगदान है, जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक पत्रिकाएं भी इनकी छपी थी। 50 शोध पत्र छपे थे इनके। और साथ ही साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में 6 पेटेंट है इनके नाम। 9 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार है इनके पास। और संस्कृति के फील्ड में भी इन्होंने बहुत सारा काम करा था, जिसकी वजह से 13 पुरस्कार इनको मिले थे। और साथ में मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिकता और संस्कृति के ऊपर इन्होंने इंग्लिश और मलयालम दोनों लैंग्वेजेस में 135 से अधिक पुस्तकें लिखी थी। किसने? डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन ने, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं। देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ ने 27 अप्रैल 2023 को 2 सदस्यों की तदर्थ समिति का गठन किया, जिसमें से आईओए का मतलब क्या है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कार्यकारी परिषद के सदस्य भूपेंद्र सिंह बाजवा हैं। और आईओए के उत्कृष्ट योग्यता के खिलाड़ी जिनका नाम है सुश्री सुमा शिरूर शामिल है। और ये भी बोला गया है कि जब भारतीय कुश्ती महासंघ का चुनाव किया जाएगा तो उस समय जो है इस निष्पक्षता लाने के लिए, पारदर्शी चुनाव कराने के लिए एक हाई कोर्ट की एक रिटायर्ड जज की भी नियुक्ति करी जाएगी, है ना। और ये 3 लोगों की जो समिति होगी वो खिलाड़ियों का चयन करेगी और उनकी भागीदारी को देखेगी। और साथ में ही जो भारतीय कुश्ती संघ है यानी भारतीय कुश्ती महासंघ है उसके लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी भी उठाएगी। नेक्स्ट हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है। 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया गया है रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और ये जो कनेक्टिविटी है वो पूरे भारत के 18 राज्यों और 2 यूटीज के लगभग 84 जिलों को फायदा मिलेगा। और स्पेशली जो हमारे जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, है ना, बिल्कुल बॉर्डर से लगे हुए क्षेत्र है, वहां पर रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, वो सेंटो डोमिंगो की यात्रा पर हैं। और इसी के दौरान इन्होंने वहां के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के साथ, जिनका नाम है रकील पेना, उनके साथ में डोमिनिकन गणराज्य में भारत के दूतावास का उद्घाटन करा है। कहां पर करा है? तो डोमिनिकन गणराज्य में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जेट एयरवेज के मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे, सीईओ थे, उन्होंने, जिनका नाम था संजीव कपूर, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी इस एयरलाइन के जो सीईओ का पद इनको मिला हुआ था, इससे इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नौसेना के रिटायर कमांडर अधिकारी थे, जिनका नाम है अभिलाष टॉमी। जिसका नाम क्या है? अभिलाष टॉमी। इन्होंने गोल्डन ग्लोब रेस में जीत हासिल करी है और भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इनका दूसरा स्थान है इस प्रतियोगिता में। ये जो प्रतियोगिता है एकल नौकायन रेस है, यानी
कोई एक व्यक्ति है जो नौका को लेकर जाएगा, उसमें सिर्फ वही एक व्यक्ति होगा। इसकी स्टार्टिंग करी गई थी फ्रांस में लेस सेबल्स डी ओलोन में, और इसकी स्टार्टिंग किस डेट को करी गई थी तो 4 सितंबर 2022 को। तो जिसमें जीत गए हैं कौन, जो रिटायर्ड कमांडर अधिकारी हैं जिनका नाम है अभिलाष टॉमी, इन्होंने जीत हासिल करी है। गोल्डन ग्लोब रेस में सेकंड पोजीशन पर है ये। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बीबीसी के चेयरमैन है रिचर्ड शार्प। इनके ऊपर आरोप था कि इन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन को 800,000 पाउंड का ऋण लेने में मदद करा था, जिसकी वजह से ही विवाद खड़ा हो गया था। इस एक ऋण विवाद स्टार्ट हो गया था इस मामले से रिलेटेड, जिसकी वजह से रिचर्ड शार्प ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है ना। और ये बोला है कि मैंने बीबीसी के हितों को ध्यान में रखते हुए, उसके हितों को प्राथमिकता देते हुए ऐसा किया है। इस सेशन में इतना ही फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबको पता है कि जो भी हमारा कंटेंट है उसको टेलीग्राम के लिंक पर शेयर कर दिया जाता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, नोट्स बनाते हैं तो विजिट कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपको मिलेगा। साथ में प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। लाइक करने में पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज़ लाइक करना ज़रूर लाइक करिए, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे हिम्मत आती है। फिर कल मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी जगह पर 1 मई के करंट अफेयर को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, गुड डे। खूब खुश रहिए और खूब पॉजिटिव रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए।